दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे 2019 पे। मेरा नाम इमरान है और मेरे को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से एडिशंस है सर्वर्स के, आपके प्रोडक्शन के मुताबिक कौन सा एडिशन आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत कुछ हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे इस जो पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, उसमें हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2019 में एडिशंस कौन से अवेलेबल है, हमें क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लगता है, जैसे कि कितना रैम हमको चाहिए मिनिमम ये सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, कौन सा प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस कौन से हैं। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस मतलब जैसे कि सर्वर 2012 में हमारे पास दो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस थे, सर्वर कोर और फुल GUI फुल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सर्वर 2016 में हमारे पास सर्वर कोर, नैनो सर्वर और फुल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाले ऑप्शंस थे। सिमिलरली विंडोज सर्वर 2019 में हमारे पास कौन से ऑप्शन है वो हम लोग देख सकते हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों हम विंडोज सर्वर 2019 पे हमारा इंफ्रा माइग्रेट करेंगे, क्या रीज़न है, क्या फीचर्स है इसमें, 2016 से क्या अलग है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। विंडोज सर्वर 2019 के 4 एडिशंस है, एसेंशियल्स, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और इसका हाइपर-वी सर्वर है 2019 पे। ये 4 एडिशंस है, 2016 में भी ये एडिशंस थे, एसेंशियल्स, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और हाइपर-वी सर्वर। तो एज पर आपके प्रोडक्शन के मुताबिक आपके लिए कौन सा एडिशन सूट करेगा वो हम लोग देखते हैं। एसेंशियल्स जो एडिशन है वो बहुत ही स्मॉल बिजनेस के लिए बनाया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 यूज़र्स आप बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 कंप्यूटर्स और 50 सर्वर्स आप उसमें उस एसेंशियल्स में ऐड कर सकते हो। ये प्रोसेसर के 2 कोर्स को सपोर्ट करता है और 64 GB से ज़्यादा रैम हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, अज्योर AD से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अज्योर AD इज़ नथिंग बट अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। मीन्स अगर आप अगर फेमिलियर हो एक्टिव डायरेक्टरी से, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। मीन्स डायरेक्टरी सर्विसेज, आइडेंटिटी सर्विसेज एज अ सर्विस। तो हम लोग विंडोज़ सर्वर 2019 एसेंशियल्स को क्लाउड की डायरेक्टरी सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें शर्त ये है, लिमिटेशंस ये है कि अगर हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2019 एसेंशियल्स यूज़ करके, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं। हमारे पूरे फॉरेस्ट में हम लोग एक ही डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसेंशियल्स। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड जो दूसरा एडिशन है विंडोज सर्वर 2019 का, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड 2016 में भी था, 2012 में भी था, 2019 में भी उन्होंने एज इट इज़ रखा है। 2019 का स्टैंडर्ड एडिशन जो है वो हम लोग फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्चुअलाइजेशन मीन्स वर्चुअल मशीन भी इसका बना सकते हैं। बट इसमें लिमिटेशन ये है कि हम लोग सिर्फ 2 वर्चुअल मशीन मतलब 2 ही वर्चुअल मशीन इसमें बना सकते हैं। ये सारे रोल सपोर्ट करेगा जो डेटा सेंटर एडिशन करता है। 64 सॉकेट्स ऑफ प्रोसेसर सपोर्ट करता है और 4 TB ऑफ रैम तक हम लोग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। नैनो सर्वर हम लोग एज अ कंटेनर इमेज यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन पे जाते हैं तो। नेक्स्ट है डेटा सेंटर, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अगर आपको प्राइवेट क्लाउड बनाना है, आपका पूरा डेटा सेंटर अगर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट अगर आपको बनाना है, तो आप डेटा सेंटर
एडिशन यूज़ कर सकते हो। इसमें 64 सॉकेट्स और 640 कोर्स ऑफ प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसेंशियल्स के स्टैंडर्ड के जैसा 4 TB ऑफ रैम तक ये सपोर्ट करता है और हम लोग इसमें अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं एक लाइसेंस पे, और लाइसेंस कॉस्ट होगा प्रोसेसर की सॉकेट पे। इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, स्टोरेज स्पेसिस डायरेक्ट एंड स्टोरेज रेप्लिका, मीन्स हम लोग इसको एज अ स्टोरेज सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शिल्डेड VMs ऐड किए गए हैं लिनक्स के लिए, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर जो नया टर्म है वो हम लोग बना सकते हैं यूजिंग विंडोज सर्वर 2019। तो विंडोज सर्वर 2019 का डेटा सेंटर जो एडिशन है वो हम लोग फिजिकल सर्वर पे या वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करके और वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके हम लोग प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं हमारा पूरा डेटा सेंटर का। लास्ट एडिशन जो है विंडोज सर्वर 2019 का वो है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी सर्वर 2019 एक हाइपरवाइजर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ करके आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। बट जो आप वर्चुअल मशीन्स बनाओगे उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं हाइपर-वी सर्वर अगर मैं मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करता हूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसको यूज़ करके जो मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 बनाता हूँ मैं, या फिर विंडोज़ सर्वर 2012, 16 या 19 का डेटा सेंटर एडिशन यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए जो लाइसेंस लगेगा वो मेरे पास होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी 64 सॉकेट्स और 4 TB ऑफ रैम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 4 TB ऑफ रैम हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप चाहे तो डोमेन ज्वाइन करा सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन इस सर्वर पे कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो इसको मैनेज कैसा करेंगे? हमारे पास अगर डेटा सेंटर एडिशन का कोई और दूसरा सर्वर है तो उस पर हम लोग रिमोटली इस सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग को हाइपर-वी का जस्ट इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा और हम लोग इस सर्वर को उससे मैनेज कर सकते हैं। तो ये 4 एडिशंस है। ये 4 एडिशंस है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी एडिशन यूज़ कर सकते हो और सर्वर यूज़ करके आप अपना इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अब हम आते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आपको विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करना है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर वो 64 बिट होना चाहिए। 32 बिट आर्किटेक्चर पे विंडोज सर्वर 2019 आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। सेम केस था 2016 का और 2012 का। प्रोसेसर का स्पीड मिनिमम होना चाहिए 1.4 गीगाहर्ट्ज। तो आजकल सारे प्रोसेसर्स का स्पीड इससे ज़्यादा ही आता है। आप अगर आपके पास इससे कम स्पीड वाला प्रोसेसर है तो आप विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। रैम मिनिमम बोला है 512 MB, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि 512 MB पे आपका सर्वर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। 512 MB पे अगर आप सर्वर चलाते हो तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। 512 MB इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, आप उस सर्वर पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे तो आपको ज़्यादा रैम लगेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो रैम का, ये सर्वर कोर के लिए है। अगर आप GUI इंस्टॉल करते हो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, अगर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करते हो तो आपको मिनिमम 4 GB ऑफ रैम लगेगा। 4 GB का रैम आपको चाहिए और हार्ड ड्राइव में कम से कम 32 GB का स्पेस फ्री चाहिए, तभी ये सर्वर इंस्टॉल होगा। अभी डिप्लॉय करने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप क्लीन इंस्टॉल कर सकते हो। क्लीन इंस्टॉल मतलब उसका DVD ड्राइव लेके आप उसको DVD रीडर पे डालो और क्लीन इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चेंज नहीं हुई है, जैसा हम लोग 2012, 2016, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते थे, सेम वही प्रोसेस फॉलो इधर भी हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इन प्लेस अपग्रेड। इन प्लेस अपग्रेड मीन्स मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आपका इंफ्रा है जिसमें आप 2016 सर्वर या 2012 सर्वर यूज़ कर रहे हो,
और आपको अपग्रेड करना है, आप 2012 सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से वो डोमेन कंट्रोलर है, तो अगर वो डोमेन कंट्रोलर है तो मैं क्लीन इंस्टॉल करके वो डोमेन के सारे यूज़र्स वगैरह डिलीट नहीं करूँगा। इंस्टेड मैं क्या करूँगा, उसी को अपग्रेड करके 2019 पे मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूँ। तो दो ऑप्शन है, इधर क्लीन इंस्टॉल। हम लोग इस वीडियो में डेमो देखेंगे क्लीन इंस्टॉलेशन का, कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज सर्वर 2019। सिमिलरली इन प्लेस अपग्रेड मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको इन प्लेस अपग्रेड देखना है 2012 से 2019 या 2016 से 2019 का, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या है इसमें, क्यों हम लोग हमारा जो इंफ्रा है 2019 पे माइग्रेट करें। सो डीडुप्लीकेशन जो REFS वॉल्यूम से उनके लिए ऐड किया गया है। डेटा डीडुप्लीकेशन इज़ नथिंग, मतलब डेटा डीडुप्लीकेशन अगर लेट्स से आपके पास सेम फाइल्स है तो वो एक पॉइंट बनाता है उस फाइल का और एक ही फाइल लगेगा ताकि आपका स्टोरेज बच सके। तो REFS में नहीं था 2016 में, 2019 में वो ऐड किया गया है। स्टोरेज क्लास मेमोरी सपोर्ट, क्लस्टर सेट्स, सो ये सारे फीचर्स है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारे फीचर्स ये समझ में आएंगे, वो हम लोग देखेंगे विंडोज सर्वर 2019 में। भी मैं आपको डेमो दूंगा 2019 कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि सॉरी 2019 विंडोज सर्वर 2019 कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये क्लीन इंस्टॉलेशन है, ये अपग्रेड नहीं है। तो विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा उसका डीवीडी ड्राइव या तो फिर ISO इमेज। अगर आपके पास नहीं है तो आप इवैल्यूएशन कॉपी डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो आइए देखते हैं हम लोग वो इवैल्यूएशन कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इवैल्यूएशन कॉपी है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये है उसका विंडोज सर्वर 2019 का इवैल्यूएशन कॉपी। इवैल्यूएशन कॉपी मतलब टेस्ट करने के लिए, सर्वर को टेस्ट करने के लिए मुझे 6 महीने का ये कॉपी दिया जाता है। 6 महीने के बाद मुझे कोई ना कोई लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो विंडोज सर्वर 2019 इवैल्यूएशन कॉपी, और इस पे जो पहला लिंक आपको मिल रहा है उसी पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये है विंडोज सर्वर 2019 इवैल्यूएशंस 180 डेज। आपको ISO चाहिए, आप ISO डाउनलोड कर सकते हो। आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क के रूप में चाहिए, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। मेरे मेरी राय रहेगी कि आप ISO यूज़ कीजिए। कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देना है। ये डिटेल देने के बाद कंटिन्यू करोगे, आपका कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ISO कॉपी है। ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 का ISO कॉपी है, तो मैं वो कॉपी यूज़ करना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सो अब उस कॉपी को इंस्टॉल करने के लिए मैं हाइपर-वी मैनेजर यूज़ करूँगा। ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 का बेस मशीन है, ये मैंने अपने सर्वर पे इंस्टॉल किया है। आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। ये मेरा बेस मशीन है जिसपे प्रोसेसर का स्पीड है 2.60 गीगाहर्ट्ज़, 64 GB का मेमोरी इंस्टॉल किया है, और इसका नाम है prod CIN बेसमा। सो दिस इज़ माय बेस मशीन, और ये कोई डोमेन में ज्वाइन नहीं किया है मैंने, ये वर्क ग्रुप में ज्वाइन किया है। सो वंस यू इंस्टॉल, मतलब अगर आपने ISO इंस्टॉल कर दिया है तो आप आगे बढ़ सकते हो। हाइपर-वी मैनेजर, इस बेस मशीन में मैंने हाइपर-वी का रोल ऐड किया है। अगर आपको नहीं पता है हाइपर-वी कैसे रोल ऐड कर सकते हैं तो आप इस बेस मैनेजर में सर्वर मैनेजर पे जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हाइपर-वी का रोल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिएगा, हाइपर-वी रोल इंस्टॉल हो जाएगा। हाइपर-वी विंडोज़ 10 पे भी मिलता है। अगर आपके घर में, आपके लैपटॉप में आपने विंडोज़ 10 का प्रोफेशनल वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन एडिशन अगर आपने यूज़ किया है तो आपको आप हाइपर-वी वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये हाइपर-वी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपको नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है।
ये हाइपर-वी का इंटरफेस है, हाइपर-वी मैनेजर का इंटरफेस है। ISO मशीन मेरे पास सॉरी ISO इमेज मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे राइट साइड में न्यू पे क्लिक करके आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पेसिफाई नेम एंड लोकेशन, जो पहला टैब बोल रहा है, यहाँ पे आप अपने वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं देता हूँ विंडोज सर्वर 2019 फ्रेश इंस्टॉलेशन। ये मेरे वर्चुअल मशीन का नाम है, मेरे कंप्यूटर का नाम नहीं है, मेरे वर्चुअल मशीन का नाम है। अब ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पे बोला है स्टोर द वर्चुअल मशीन इन डिफरेंट लोकेशन, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आप ब्राउज करके आपका जो मनपसंद लोकेशन रहेगा आप वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर बनाता हूँ ताकि मेरे वर्चुअल मशीन की सारी फाइल्स यहाँ पे रहे। विंडोज सर्वर 2019 फ्रेश। इसके बाद आपको जनरेशन स्पेसिफाई करना है। दो जनरेशन है, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। जनरेशन 1 पे क्या है, इधर आपको पता चल जाएगा कि ये वर्चुअल मशीन सपोर्ट करता है 32 बिट और 64 बिट का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सिर्फ और सिर्फ 64 बिट का UEFI बेस्ड फर्मवेयर सपोर्ट करता है जनरेशन 2। हम लोग इस डेमो के लिए जनरेशन 1 सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, असाइन मेमोरी में यहाँ पे आपको बताना है कि कितना रैम आप इस वर्चुअल मशीन को असाइन करना चाहते हो। अगर हम लोग हमारा स्लाइड देखें तो स्लाइड के हिसाब से मैं अगर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करूँ तो मुझे कम से कम 4 GB का रैम देना है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 64 GB का रैम है इस बेस मशीन में, सो मैं इसको 8 GB का रैम देता हूँ। और इस चेक बॉक्स को अगर आप चेक करते हो तो ये डायनेमिक मेमोरी यूज़ करेगा, मतलब 8 GB तक यूज़ करेगा, बट अगर उसको रिक्वायर नहीं है तो वो कम मेमोरी भी यूज़ करेगा। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक मेमोरी, जिस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम ज़्यादा करता रहेगा। सो इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको चेक कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के पहले मेरी राय है कि मत करो, क्योंकि इंस्टॉलेशन आपका स्लो हो जाएगा। नेटवर्किंग, वर्चुअल नेटवर्किंग कौन से स्विच से ये कनेक्ट करेगा, तो मेरे पास ऑलरेडी एक इंटरनल स्विच कनेक्टेड है, मैं उससे इसको, यहाँ पे आप 3 तरीके के स्विच बना सकते हो हाइपर-वी में। एक होता है इंटरनल स्विच, एक होता है एक्सटर्नल स्विच और एक होता है प्राइवेट स्विच। उसके बारे में हम लोग हाइपर-वी का जब लेसन में आपको बताऊंगा, हाइपर-वी का चैप्टर पे जब हम लोग आएंगे तब हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्विच में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नॉट कनेक्टेड भी रख सकते हो, तो वो किसी स्विच से कनेक्ट नहीं रहेगा, मतलब वो किसी मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप वर्चुअल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है नहीं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे कि आप देखोगे 3 रेडियो बटन है। एक में बोला है कि नया वर्चुअल हार्ड डिस्क बना दे, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, बट हमारे पास नहीं है तो हम लोग पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। सिमिलरली मैं ये तीसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि वर्चुअल हार्ड डिस्क बाद में मैं इसमें ऐड करूँगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप स्लाइड के हिसाब से जाओगे तो 32 GB है। यहाँ पे हम लोग इसको 40 GB असाइन कर देते हैं, और लोकेशन यहाँ पे आपको दिया है किधर वो स्टोर रहेगा। ये वही लोकेशन है जो हमने अभी एक फोल्डर बनाया था वहाँ पे। अब बोलता है इंस्टॉलेशन ऑप्शन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम लोग सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ CD-ROM, और यहाँ पे मैं उसको इमेज फाइल बताऊँगा किधर है। तो ब्राउज पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने ISO सेव किया है वो पाथ उसको दे दें, ओपन। नेक्स्ट, अब ये सारा समरी आपने जो जो सिलेक्ट किया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और जस्ट फिनिश कर दे। ये सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेके आपका वर्चुअल मशीन आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो नाम आपने दिया था वही नाम पे आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिख रहा है। तो जस्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करो तो आपको उसका कंसोल मिल जाएगा। ये उसका कंसोल है, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्यू से आप फुल स्क्रीन पे जा सकते हो, और ये फाइल ऐड करना स्टार्ट हो गया है। जितना रैम आपने दिया है उस हिसाब से ये स्लो फास्ट होता रहेगा। कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपका कीबोर्ड का स्टाइल क्या है, आपका कौन सा एडिशन आपको इंस्टॉल करना है,
फिर आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सर्वर कोर इंस्टॉल करना है या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं हम लोग विंडोज़ का लोगो आ चुका है। अभी थोड़ी देर में हमें वो लैंग्वेज, कीबोर्ड टाइप एंड और आपको कौन सा वर्जन, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बोलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहला स्क्रीन, पहला क्वेश्चन मुझे उसने पूछा कि लैंग्वेज कौन सा, तो मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। टाइम करेंसी कौन सा है और कीबोर्ड का इनपुट मेथड कौन सा है। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है वही रख रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के पहले आपको पूछेगा एडिशन और ऑप्शन। एडिशन कौन सा चाहिए आपको, स्टैंडर्ड चाहिए या डेस्कटॉप चाहिए। इस इवैल्यूएशन कॉपी में मेरे पास स्टैंडर्ड है और डेस्कटॉप है, सॉरी स्टैंडर्ड है और डेटा सेंटर है। तो अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है, ये है स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन कोर, तो यहाँ पे कोर मशीन इंस्टॉल होगा। दूसरा स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन डेस्कटॉप, बट हम लोग जाएंगे डेटा सेंटर इवैल्यूएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मतलब फुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मुझे मिलेगा। नेक्स्ट। अब आपको पढ़ना है, आप सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो। मैं जस्ट एक्सेप्ट करूँगा और नेक्स्ट। अब जो हमने दो ऑप्शन देखे थे, अपग्रेड, इन प्लेस अपग्रेड एंड फ्रेश इंस्टॉलेशन। सो अगर आप 2012 से या 2016 से अपग्रेड कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, और एल्स आप कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना है। मैं इसको पूरा का पूरा सी ड्राइव को दे रहा हूँ 40 GB। आपको अगर नया बनाना है तो आप न्यू करके साइज़ डिफाइन करके दो ड्राइव बना सकते हो। मैं सिंगल ड्राइव के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट। और इस ड्राइव में विंडोज़ वो इंस्टॉल करेगा। अब इसने विंडोज़ इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज करता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम करूँगा। दोस्तों मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, आपको सबसे पहले बोलेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपको क्या रखना है। ये पासवर्ड आपको याद रहे वैसा रखो, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोर्स में मैं सेम पासवर्ड यूज़ करने वाला हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ MCSA@2019। पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए और फिनिश कीजिए। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका सेटिंग फाइनलाइज करके आपको आपका सर्वर मिल जाएगा। अब बोल रहा है कंट्रोल एल डिलीट प्रेस करना है, बट कंट्रोल और डिलीट तब चलेगा जब आपके पास आपने इसको किसी फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल किया हो। अभी आपने इसको हाइपर-वी पे इंस्टॉल किया है तो आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट एंड। कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट VMware पे चलता है, ये हाइपर-वी है। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का रिप्लेसमेंट है कंट्रोल ऑल्ट एंड। तो आप कंट्रोल ऑल्ट एंड प्रेस कर सकते हो, और साथ ही में आप इसको रीस्टोर डाउन करके एक्शन से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का सिग्नल भेज सकते हो। आपने जो अभी पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यूज़ कीजिए लॉगिन करने के लिए। सॉरी, जैसे ही आप लॉगिन करते हो सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन चेंज कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही कम रेजोल्यूशन में दिख रहा है। तो रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग 1920 × 180, कीप चेंजेस 1920 × 1080। तो ये फुल स्क्रीन में मुझे दिखेगा। तो ये अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया है विंडोज सर्वर 2019। अब इंस्टॉलेशन के बाद चेक कर सकते हो, इसका कुछ अजीब नाम आया होगा, कंप्यूटर नेम। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो आपका विंडोज सर्वर 2019 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। अब इसके बाद हम लोग एक और सर्वर इंस्टॉल करेंगे, बट उसको इंस्टॉल करने के पहले जब भी आप कोई नया सर्वर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कौन से टास्क परफॉर्म करना है उस सर्वर पे, वो हम लोग देखते हैं। ओके दोस्तों, जब भी आप कोई सर्वर या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो उसके पहले आप कुछ पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंप्यूटर का नाम
इस नाम से अगर मैं इसको डोमेन में ऐड करूँगा या मेरे वर्क ग्रुप में रखूँगा तो मैं खुद पहचान नहीं पाऊँगा ये सर्वर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो सबसे पहले तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। फिर जो फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, मैं विंडोज़ का फायरवॉल अगर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरे प्रोडक्शन में मेरे पास अच्छे अच्छे फायरवॉल्स है, हार्डवेयर फायरवॉल्स है और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको ऑफ कर सकता हूँ। सिमिलरली रिमोट मैनेज करने के लिए, रिमोट डेस्कटॉप करने के लिए मुझे इसका RDP इनेबल करना ज़रूरी है। और अभी आप अगर देखोगे IPv4 का जो एड्रेस है वो इसको DHCP से मिल रहा है। तो ये सर्वर है, ये कोई क्लाइंट मशीन नहीं है जो DHCP से IP एड्रेस लेगा, तो मुझे इसको एक स्टैटिक IP एड्रेस देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे अपडेट, तो ये विंडोज़ अपडेट यूज़ करके अपडेट इंस्टॉल कर रहा है। अगर मैं WSUS विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो चेंजेस करने पड़ेंगे। आई एनहेंस ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। आपका टाइम जोन क्या है, आप कौन से टाइम जोन में, फॉर एग्जांपल आप एशिया पैसिफिक में हो या मिडल ईस्ट में हो या US कनाडा पैसिफिक टाइम में हो, तो आप वो उस हिसाब से आपका टाइम जोन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट आपका एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज हम लोग इवेल्यूशन कॉपी यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स चेंज द कंप्यूटर नेम। तो इसको मैं एक अच्छा सा नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे कंप्यूटर नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये हाइपर लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगा। फिर चेंज पे क्लिक करके आप कंप्यूटर नेम जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। आपका नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप इसको नाम दे सकते हो। मैं इसको दे रहा हूँ प्रॉड। इसका लोकेशन क्या है, लेट्स से मैंने इसको इंडिया में इंस्टॉल किया है, सेंट्रल इंडिया, जो भी जिधर भी आपने इसको इंस्टॉल किया है। हाइफन आपको जहाँ नाम देना है, फॉर एग्जांपल ये आपका डोमेन कंट्रोलर है तो मैं इसको नाम देता हूँ DC01, DC फॉर डोमेन कंट्रोलर। ये पहला डोमेन कंट्रोल है मेरे डोमेन में, आगे जाके हम इसको डोमेन कंट्रोल बनाने वाले तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ DC01। जैसे ही आप ओके करोगे ये बोलेगा कि आपको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये नेम, ये जो नाम आपने जो नया नाम दिया वो इफेक्ट में है। तो उसको ओके करेंगे, आपको रीस्टार्ट करना है आप रीस्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सारा सेटिंग्स चेंज करने के बाद उसको रीस्टार्ट करूँगा, तो मैं इसको बोलता हूँ रीस्टार्ट लेटर। सिमिलरली मुझे फायरवॉल ऑन नहीं चाहिए, सो ये प्रोडक्शन में आपको फायरवॉल ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास हार्डवेयर फायरवॉल का सोल्यूशन नहीं है तो आप ये फायरवॉल यूज़ कर सकते हो, बट मैं डेमो के लिए इसको ऑफ कर रहा हूँ। लेट्स क्लिक ऑन फायरवॉल, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। एडवांस सेटिंग पे जाके आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हो और तीनों भी प्रोफाइल आप बंद कर सकते हो, डोमेन, प्राइवेट एंड पब्लिक। तीनों प्रोफाइल मैंने बंद कर दिए, ऑफ, अप्लाई, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे प्रोफाइल्स ऑफ है, मेरा फायरवॉल ऑफ है, ताकि मैं अगर इसको किसी और मशीन से पिंग करूँ तो पिंग का रिप्लाई दे सके। सिमिलरली रिमोट डेस्कटॉप मुझे इनेबल करना है ताकि मैं इसका रिमोट सेशन ले सकूँ किसी और मशीन से, और इसको IP एड्रेस असाइन करना है। फिलहाल आप देखोगे तो IP एड्रेस इसका DHCP के थ्रू आ रहा है। मैं जस्ट डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके IPv6 मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं अनटिक कर सकता हूँ उसको, IPv4 अगेन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक IP दे सकता हूँ। मैं मेरे प्रोडक्शन पे, सॉरी इस डेमो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 192 का जो प्राइवेट IP का रेंज है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ 1.1। ये पहला IP है मेरे रेंज में, और इसका सबनेट मास्क में यूज़ कर रहा हूँ 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं और DNS भी मेरे पास है नहीं, बट इसी सर्वर को मैं डोमेन कंट्रोलर बनाने वाला हूँ तो ये हमारा इंटरनल DNS तो कम से कम हो सकता है। ओके, क्लोज, क्लोज, क्लोज। तो इसका भी IP एड्रेस मैंने दे दिया है। आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे उसका IP देखने मिलेगा, आप यहाँ से उसको रिफ़्रेश कर सकते हो। सिमिलरली अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ है, अगर आप इसको रीस्टार्ट करोगे उसके बाद आपको वहाँ पे उसका नाम चेंज, तो मैं जस्ट रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर। एक बार रीस्टार्ट होने के बाद हम लोग फिर से लॉग इन करेंगे और फिर हम लोग देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो चुका है। तो लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। एक बार ये सर्वर रीस्टार्ट हो गया, आप फिर चेक कर सकते हो कि इसका नाम क्या है। मैं जस्ट एक्शन करके कंट्रोल और डिलीट करता हूँ और फिर से फुल स्क्रीन ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं,
जो पासवर्ड आपने एडमिन का दिया था। जैसे ही लॉगिन हो जाता है इसका सर्वर मैनेजर ओपन होगा और सर्वर मैनेजर पे आप चेक कर सकते हो कि सर्वर का नाम क्या है। लोकल सर्वर पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है इस सर्वर के रिलेटेड। तो आप देख सकते हो ये नाम हमने दिया था prod-cin-dc01। फायरवॉल इज ऑफ, रिमोट डेस्कटॉप इनेबल और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में पहला सर्वर है। सो अभी हम लोग एक और सर्वर इंस्टॉल करेंगे, बट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग इंस्टॉल करेंगे सर्वर कोर। एक और मशीन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एक और वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हाइपर-वी मैनेजर पे आते हैं, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, सेम स्टेप्स जो हमने ये फर्स्ट सर्वर इंस्टॉल करने के लिए किया था वही स्टेप्स मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे नाम थोड़ा जो मैं कंप्यूटर नेम दूंगा वही मैं नाम यूज़ कर लेता हूँ, prod-cin-dc02, और इसको मैं किसी और लोकेशन पे स्टोर सेव करता हूँ। prod-cin-dc02 वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, जनरेशन 1 के साथ जाएंगे। मेमोरी अभी मैं सर्वर कोर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं इसको 4 GB रैम दे देता हूँ। नेक्स्ट, नेटवर्किंग सेम स्विच के साथ कनेक्ट होना चाहिए ताकि दोनों में पिंग हो सके। नेक्स्ट, 40 GB हार्ड डिस्क इज इनफ। नेक्स्ट, सेम ISO फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट, फिनिश। ये मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। अभी इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने आपको यहाँ पे अगर इसको रीनेम करना है तो आप कर सकते हो आपके वर्चुअल मशीन को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। prod-cin-dc01। तो DC02 को जस्ट हम लोग कनेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग DC02 में कोर मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, कोर सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। कोर इज़ नथिंग बट अ कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे मेरे को जैसा डेस्कटॉप के जैसा मिल रहा है वैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कमांड बेस पे जो भी मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ, इधर पावरशेल और CLI। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। अब इंस्टॉल नाउ के बाद मुझे पूछेगा कि कौन सा एडिशन आपको चाहिए, सिमिलरली आपको कौन सा डिप्लॉयमेंट ऑप्शन चाहिए। तो ये पहला जो एडिशन है डेटा सेंटर इवैल्यूएशन, तो डेटा सेंटर सिलेक्ट कर जो सेकंड वाला है वो हमने इसके पहले वाले मशीन पे इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे हम लोग कोर इंस्टॉल करें तो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट, कस्टम, और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँगा, और एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है मैं फिर से रिकॉर्डिंग रेज्यूम करके आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क हमने ग्राफिकल वाले सर्वर पे किया है वो इस पे कैसे करेगा। तो दोस्तों मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने सर्वर कोर इंस्टॉल किया है वो अभी कंप्लीट हो गया और मुझे बोल रहा है प्रेस कंट्रोल और डिलीट टू अनलॉक। अब ये हाइपर-वी पे मैंने इंस्टॉल किया है तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोल और डिलीट आप कंट्रोल ऑल्ट एंड प्रेस कर सकते हो और आपको ये लॉगिन स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। बट मैं यहाँ पे एक्शन यूज़ कर रहा हूँ हाइपर-वी का, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एंड देन व्यू फुल स्क्रीन। अभी यहाँ पे बोल रहा है यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन। यहाँ पे हमने पासवर्ड तो कोई प्रोवाइड किया नहीं अभी तक, तो हम लोग इसको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड मैं सेम रख रहा हूँ सारे मशीन्स के। जैसे आप एंटर करोगे पासवर्ड चेंज कर देगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा आपके मशीन का, और ये आपका सर्वर कोर है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ग्राफिकल में नहीं होगा, हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होगा। अब कमांड लाइन इंटरफेस पे आप कैसे इसको नाम चेंज कर सकते हो, इसका आईपी अगर आप इसका नाम चेक करोगे
होस्ट नेम, तो इसका भी कुछ ऐसा अलग ही नाम आ रहा है। मुझे इसको नाम देना है prod-cin-dc02, जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो नाम चेंज करने के लिए एक सिंपल टूल इन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दिया है sconfig। जितने भी पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क है वो हम लोग sconfig टूल से कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरा sconfig टूल आ गया है। यहाँ से हम लोग नाम, IP एड्रेस, रिमोट डेस्कटॉप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। से आप देखोगे कंप्यूटर नेम ऑप्शन नंबर 2 में दिखा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर नंबर टू सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो मैं सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन नंबर 2, एंटर। यहाँ पे बोल रहा है न्यू नाम क्या चाहिए कंप्यूटर का, तो मैं जाऊँगा prod-cin-dc02, एंटर। जैसे ही नाम चेंज करता हूँ मुझे बोलेगा कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, बट मैं फिलहाल रीस्टार्ट नहीं करता, बाकी सेटिंग्स चेंज करने के बाद मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। अब नाम चेंज का हमने कमांड उसको दे दिया है। अब बोल रहा है रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है, उसका नंबर है 7, तो मैं 7 सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। अब रिमोट डेस्कटॉप मुझे इनेबल करना है, तो बोल रहा है कैपिटल E डाल दो, एंटर। अब बोल रहा है कि सारे क्लाइंट के लिए चाहिए या सिर्फ कुछ क्लाइंट के लिए चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड हो, तो मैं डेमो में हूँ तो मैं सारे क्लाइंट के लिए उसको ओपन करता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप भी इनेबल हो गया है। अब उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं इसका नेटवर्क सेटिंग, जिस पे मुझे IP एड्रेस चेंज करना है। तो उसका ऑप्शन नंबर है 8 के बाद उसका इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर है 1, एंटर। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको एड्रेस नेटवर्क का मतलब IP एड्रेस, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे DHCP से उसको कुछ रैंडम IP मिल रहा है अपीपा वाला, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको देना है 192.168.1.2, बिकॉज 1.1 हमने पहले वाले सर्वर को दिया है, 1.2 हम इसको देंगे। ऑप्शन नंबर सिलेक्ट करो, यहाँ पे स्टैटिक IP सिलेक्ट करो S, और यहाँ पे आप उसको IP एड्रेस दे सकते हो 1.2। सबनेट मास्क मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ, गेटवे मेरे पास है नहीं, ओके। DNS सर्विस के लिए मैं ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप आपका DNS डाल सकते हो। मैं फर्स्ट सर्वर जो है मेरा उसको मैं सेट कर रहा हूँ एज अ DNS सर्वर, प्रीफर्ड DNS ऑल्सो सेट, और ये वाला जो सर्वर है उसको मैं सेट कर रहा हूँ एज अ सेकेंड DNS, बिकॉज इसको भी हम लोग डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं। सिमिलरली 4 ऑप्शन सिलेक्ट करके 4 पे क्या बोल रहा है वो रिटर्न टू द मेन मेन्यू, 4 मैंने दिया यहाँ पे और एंटर किया, मैं आ गया मेन मेन्यू पे। दिस इज़ माय मेन मेन्यू। हमने नाम चेंज कर लिया, हमने रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इनेबल कर लिया, हमने नेटवर्क सेटिंग चेंज कर लिया। अब हमारा बचा है फायरवॉल बंद करना। तो 15 पे बोल रहा है एग्जिट टू कमांड लाइन, मैं फायरवॉल के लिए कमांड यूज़ करता हूँ netsh adv firewall set all profiles state off। अगर कमांड सही है तो मेरा फायरवॉल बंद हो जाएगा। एज यू कैन सी फायरवॉल इज ऑफ। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास कमांड है shutdown /r/t in 0 मिलीसेकेंड, तो ये सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। ये सर्वर जैसे ही रीस्टार्ट होता है हम लोग पहले वाले सर्वर को पिंग करके देखेंगे, ओके। अगर पिंग हो रहा है मतलब हमारा कनेक्शन सही है, अगर पिंग नहीं हो रहा है तो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है रीस्टार्ट होने को। दिस इज प्योरली कमांड लाइन। अगर आप सर्वर कोर इंस्टॉल कर रहे हो तो कमांड लाइन है, और अगर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको GUI मिलेगा। इसका पासवर्ड हमने जो डाला था आप डाल सकते हो वहाँ पे। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल दिया मुझे कमांड लाइन मिल गया। अभी मैं पिंग करके देखता हूँ 192.168.1.1 जो मेरा पहला सर्वर है एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ, मुझे रिप्लाई आ रहा है, राइट। मीन्स दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्योर है। सो गाइस, ऐसे हमने 2 सर्वर इंस्टॉल किए, एक सर्वर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ और एक सर्वर कोर मतलब कमांड लाइन इंटरफेस के साथ। आगे हम लोग अगले वीडियो में इन सर्वर्स को डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
और कमेंट में ज़रूर डालें आपको और कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो जैसे ही मेरे पास टाइम रहेगा मैं नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।